हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पूरा गूगल मीट होने वाला है, ये अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस पे होगा कि इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है। जो फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट हैं जो इग्नू के अंदर में एडमिशन लेने वाले हैं या जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं इग्नू के एग्ज़ाम को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि यार किस तरह का एग्ज़ाम होता है, किस तरह से एग्ज़ाम किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होता है यार क्या सर बोल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इनको तो पता होगा सब कुछ, इनके लिए तो ईजी है। बट आज के इस पूरे गूगल मीट के अंदर में हमारे दो स्टूडेंट हैं जो दी इनफ के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मली आकाश जो अभी एमए हिस्ट्री सेकेंड ईयर में है, ठीक है, इनका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। एमए हिस्ट्री का जस्ट अभी दिसंबर में इन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्ज़ाम का। ठीक है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए एमए हिस्ट्री की। ठीक है, दोनों स्टूडेंट एमए हिस्ट्री के हैं स्पेशली। दूसरे अभिराज हैं जो अभी एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर में है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके, सेकंड ईयर में गए हैं। इनका भी अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो इनके भी एक्सपीरियंस को जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस किस प्रकार का था एग्ज़ाम का। ठीक है, और दोनों के साथ जो एमए हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों एमए हिस्ट्री चुना गया, ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट को हिस्ट्री लेते समय कई बार डरते हैं। ठीक है, तो क्यों हमें हिस्ट्री लिया, इन्होंने क्या रीज़न था, उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गूगल मीट। तो आकाश और अभिराज, अभी सबसे पहले तो ये स्क्रीन पूरी आप दोनों की हुई अभी से। ठीक है, आप दोनों वन बाई वन करके अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में, जो बेसिक क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स का है। ठीक है, सबसे पहले आकाश आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम आकाश है। मैं सेकेंड ईयर के मैंने अभी दिसंबर में एग्ज़ाम दिए हैं। होपफुली मैंने ठीक ठाक से दे दिया है। बाकी मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है आकाश। तो आकाश, नॉर्मली तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, एक बेसिक क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। आपने एमए हिस्ट्री लिया, तो नॉर्मली एक माइंडसेट होता है लोगों के अंदर में कि हिस्ट्री मतलब टफ, हिस्ट्री मतलब बोरिंग। तो आपने एमए हिस्ट्री क्यों चुना? सर जैसे कि लोग बाग ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, नींद आती है, बट जो इंटरेस्ट लेगा इस चीज़ में तो काफ़ी ईजी भी लगती है और काफ़ी इसमें ना रुचि बढ़ती है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो ना तो जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि मेरे को भी एक दो पॉइंट पे आके लगा था कि क्या ले लिया मैंने, बट जब उसको मैंने पढ़ा ठीक से या फिर आपने मेरे को गाइड किया तो चीज़ें समझ में आने लग गई, चीज़ें क्लियर होती गई अपने आप माइंड में। सेम क्वेश्चन अभिराज आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप भी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप भी एमए हिस्ट्री कर रहे हो। ठीक है, अभी आप सेकेंड ईयर में गए, तो सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, देन उसके बाद आप इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एमए हिस्ट्री लेने के पीछे रीज़न क्या था। बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे आज के समय में ऑप्शंस बहुत सारे हमारे पास, बट एमए हिस्ट्री को चुनना वो एक बहुत टफ डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत था, आपके लिए क्या था वो थोड़ा सा बताइए आप अपना। सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक, I belong from Bihar but currently in चंडीगढ़ पंजाब। मैंने हिस्ट्री मेरा फर्स्ट ईयर मैंने देन क्या कहते हैं 2022 में मैंने जुलाई में दिया है। मेरा फर्स्ट एग्जाम आउट है, देन मेरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया। आपकी वीडियो सर मैं मोटिवेट हुआ। आपकी वीडियो जो भी सर आपने हमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया उसके थ्रू ही मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने नहीं किया अपनी तरफ से। मैंने सिर्फ उस मटेरियल के थ्रू ही मैंने सब कुछ जो कुछ भी है उसी से तैयारी किया और मेरा इतने मार्क्स भी अच्छे आए, मैं ये नहीं कहता। ठीक, और मेरा सर रिजल्ट भी क्लियर हुआ है। ठीक, देन सर अब जहाँ तक सर आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया कि एमए हिस्ट्री क्यों, तो सर मैं ये बात ये तब की है जब मैं मैंने टेंथ क्लियर करके मैं सीबीएसई बोर्ड +2 किया था। और जब +1 में था सर, उस टाइम पे मेरी एक टीचर थी, ठीक है, उनका नाम था मैम। ठीक, उन्होंने मतलब जिस तरह से हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी ना सर, मैं 10th से पहले सर बिल्कुल 10th तक मैं उस हिस्ट्री को बोरिंग मानता था, क्योंकि सर उसके डेट, ठीक, उसके नाम, मतलब जो कुछ भी अंग्रेजों के नाम से आते हैं, ठीक, हमारे इतिहास में रहे हैं, ठीक, उनके नाम कुछ डिफिकल्ट जैसे एडम स्मिथ, एडम वगैरह वगैरह जो भी एबीसी रहते हैं सर, मतलब इनको नाम में याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जो हमें मैडम जिस तरह से हमें सजेस्ट करती थी ना कि आप इस तरह से पढ़ो, आप इंटरेस्ट करोगे, ठीक, तो पक्का आपको कभी बोरिंग नहीं। मैं सर उस समय जो मोटिवेट हुआ हूँ सर, मैं उसके बाद अभी तक मैंने मतलब मैं मोटिवेट होकर ही मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट सर, और बीए भी मैंने हिस्ट्री
और वही हिस्ट्री मेरे अच्छे मार्क्स आए। चलो बहुत अच्छी बात है यार। मेनली क्या था ना, जैसे मैं भी अपना बताऊं तो कि मैंने एमए हिस्ट्री लिया क्यों, तो जितने मेरे आसपास के दोस्त थे तो सबका मैंने देखा कि सब कोई एमए पॉलिटिकल कर रहा है, कोई हिंदी ले रहा है, ठीक है, कोई इंग्लिश में गया। तो मुझे लगा यार कि अब क्या जाए। तो मेरे पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे कि एमए पॉलिटिकल कर लो, हिस्ट्री कर लो, हिंदी कर लो, कुछ भी था कर लो, जो भी ऑप्शन है, ठीक है। बट जब मैंने देखा कि यार इतने सारे भीड़ में ना हिस्ट्री को कोई चुन ही नहीं रहा, और मैंने पहले जब मैं जो टीचर थे जिनसे मैंने पूछा कि यार मुझे क्या करना चाहिए सर बताओ, कुछ गाइड करो, तो उनका सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे से कि आपको पसंद क्या है। मैं बताऊं कि यार मेरी फेवरेट सब्जी आलू की, आप खा लोगे? तो मैंने कहा सर मुझे तो आलू पसंद ही नहीं है। तो कह रहे यार जब फिर आप मेरी फेवरेट चीज़ नहीं खा सकते तो आप मेरे से मेरी फेवरेट चीज़ क्यों पूछ रहे हो, आप वो करो जो आपका फेवरेट हो। उन्होंने सिंपल सा मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा, मैंने एक रूम में बैठ कर हिस्ट्री की बुक, बाकी बुकें भी देखी कि क्या चीज़ें कैसी है, तो मुझे लगा यार हिस्ट्री जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। फिर मैंने स्टार्ट किया वहाँ से, और जो पढ़ाने का भी जर्नी था ना उसकी स्टोरी कभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज में रहेंगे तो हम बहुत सारा टाइम गवा देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा रहा इग्नू में? जस्ट अभी आपने एग्जाम दिया दिसंबर के अंदर में, ठीक है, जुलाई सेशन का। तो नॉर्मल एक एग्जाम एक्सपीरियंस इग्नू का कैसा था? किस तरह से एग्जाम होता है, कंडक्ट किस तरह से किया जाता है? 1 बाय 1 आप दोनों आंसर दीजिए, ठीक है, कि आपका एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था। क्योंकि थोड़ा सा ही रहता है ना कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है या फिर आप किसी और कॉलेज स्कूल से पढ़े हो वो काफ़ी अलग हो जाता है इग्नू के अंदर में, ठीक है। तो इग्नू का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, आप कैसा लगा, एक्सपीरियंस क्या था? हाँ सर, जब मतलब पेपर दिया हमने, उसका पैटर्न जैसा आपने बताया था बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि उतना हार्ड भी नहीं था और उतना हम कहेंगे कि फ्लो, मतलब नहीं, कहने का मतलब क्या कहते हैं ना कि हाँ भाई पेपर काफी आसान आया है। बिल्कुल। ये भी नहीं कहता सर कि मतलब पेपर आसान नहीं, नॉर्मल पेपर था, बट पेपर आपने जिस तरह से हमें समझाया था, ठीक जिस तरह से हमें बताया गया था कि हाँ ऐसे, और हम जो पहले मतलब जो भी हमने बीए कंप्लीट करके हमारे जो कॉलेज में जिस तरह से हैं उससे डिफरेंट ही था सर। आकाश आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम का? सर मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा ही था कि जैसे कि हमने क्वेश्चन पेपर ले लिया, ठीक है, तो डर रहता कि कितने क्वेश्चन हमें आते हैं कितने नहीं आते। 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें जैसे कि लिखा होता है कि पार्ट 1 से 2 करो, पार्ट 2 से 3 करो, तो मतलब कंपलसरी थे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट 2 में से तो कुछ नहीं आता और 1 में से सारे आते हैं, और ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यार, कॉमन है। तो फिर देखते देखते फिर जैसे जैसे क्वेश्चन को फिर माइंड मतलब ज़्यादा डीपली सोचते हैं ना, तो सब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाती है। बाकी आपने वीडियोस तो प्रोवाइड की थी जिससे कि पॉइंट्स बनाने में बहुत इजी हुआ, जैसे कि आपने एक वर्ड से बता दिए। जैसे कि मैं लास्ट मेरे नाम दिया था MHI 08 का शायद, तो उसमें एक जैसे असहयोग आंदोलन था सर, हाँ जी, उसमें काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ के गया था। और एक और था जैसे कि गांधीवादी महिला वाला था सर। इसमें 2 चीज़ें थी जिसमें कि आपने एक वीडियो में बताया था कि ना अगर किसी के नाम डाल के आओ ना तो आंसर में वजन बढ़ता है। बिल्कुल। तो महिला वो मैंने 2-3 नाम याद कर रखे थे, सुचिता कृपलानी टाइप का, और SD अमन था, हाँ और उनके जैसे 2 बेटे थे शौकत अली, है ना, मौलाना अली। तो ये सब मैं याद करके गया था सर, ये आ गया तो काफ़ी खुशी हुई, मैंने काफ़ी अच्छा खासा इस पर अपना डाला था सर। तो ये सर एक्सपीरियंस है सर, अच्छा है। किसी का थोड़ा सा टफ होता है बट ये इजी हो जाता है, जैसे कि कोई को गाइड करे, या फिर जैसे कि आप जैसे कि सपोर्टिंग मटेरियल बताते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं जैसे 5 इयर्स की क्वेश्चंस की, तो काफ़ी बेनिफिट होता है। वरना तो सर पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन करें सर। 25 बुक्स होती हैं, नहीं सॉरी 25 लेसन होते हैं, उसमें से सर कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल, काफ़ी कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और पूछना चाहूँगा आप दोनों से। जैसे 2 स्टूडेंट हैं, दोनों स्टूडेंट एक एग्जाम को देने गए, एक स्टूडेंट कहता है कि यार एग्जाम जो आया था बहुत इजी था, दूसरा स्टूडेंट कहता है यार एग्जाम जो आया था बहुत टफ था। ऐसा क्या रहता है दोनों में, एक ही क्वेश्चन पेपर को देखकर ऐसा क्यों कहते हैं? सर इसलिए कहते हैं ठीक कि जो पहला स्टूडेंट है उसको मोटिवेट करने वाला पर्सन मतलब अच्छे से किया है, ठीक, और जिसने मतलब स्टडी किया है, ठीक है, उसको मोटिवेट करने वाला पर्सन भी उसको अच्छी तरह से मोटिवेट किया है, सब कुछ क्लियर किया है, ठीक। इसलिए सर उसको एग्जाम बिल्कुल आसान लगा। और दूसरा सर उसने क्या किया कि उसने मतलब कहते हैं ना कि खुद तो चलो तैयार किया है, खुद से तो कितना भी कोई कुछ कर ले उतना नहीं होता है, ठीक, लेकिन जब तक उसको कोई मोटिवेशन ना मिले, अच्छा होगा ना मिले ना, तब तक सर कोई भी पर्सन हो उसको सर मतलब क्लियर नहीं हो कोई भी चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, डिफिकल्टी है सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर आपकी भी
क्लियर रहता है ना ठीक कि हाँ आप हमें सब कुछ क्लियर कर देते आकाश, आपका क्या मानना है, आपका क्या व्यू है? आप मोटिवेट देखिए सर, एग्जांपल भी आपके सही होते हैं, पॉइंट्स भी आपके बेटर रहते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी किया जाता है। इसलिए पहले पर्सन को लगता है कि हाँ भाई चलो उसके लिए आसान रहा, लेकिन दूसरे वालों को इसलिए हार्ड लगा कि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं, इसलिए सर उसको लगेगा कि हाँ वो हार्ड है। बिल्कुल सही बात है। आपका क्या मानना है आकाश? सर मेरा ये मानना, जैसे कि दो आप बता रहे हो कि सर एक तो उनको पता होता है कि हाँ बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि पुटअप्स होते हैं क्वेश्चन में कि ये हाँ ये तकरीबन आ सकते हैं, 90% चांस होता है, ये जो भी है। तो बट सर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर की बताता हूँ सर। फर्स्ट ईयर में मैं शायद ग्रुप में भी ऐड नहीं था, मेरे को आपके चैनल के बारे में नहीं पता था। तो 2 सब्जेक्ट मेरे ऐसे थे जिसके बारे में मेरे को मतलब कि जो कि मैंने बीए में पढ़ा था या उससे थोड़ा बहुत मतलब मेरे को याद था, तो मैंने उससे तो मैंने कर दिया। तो फिर जब सर आपके चैनल का पता लगा, फिर आपने मेरे को शायद ग्रुप का लिंक सेंड किया, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा। तो सर उससे ना एक अलग सी चीज़ें समझ में आएगी, जैसे कि हमें ये तो पता है कि ये करना है, मगर इसका तरीका नहीं पता। हमें पता है कि 2 लाइन, जैसे एक क्वेश्चन होता है सर 20 नंबर का, ठीक है, हमें इतना आता है जैसे कि हम उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का फिलअप कर सकते हैं, तो 15 नंबर कहाँ है? बिल्कुल 15 नंबर का भी तो मैटर दिखना है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे सर आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चले जाते हो, फिर तो सर हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो बना ही देते सर। बिल्कुल, अगर 10 पॉइंट मिल जाते तो सर वो हो जाता है पूरा। एक तो ये था सर। एक मेरी स्टूडेंट है, मतलब सिस्टर जैसी है, तो वो अभी बीए पॉलिटिकल कर रही है, ठीक है, और एमए के लिए इनरोल करने वाली है नेक्स्ट सेशन के अंदर में। तो उसने मुझसे एक दिन क्वेश्चन पूछा कि भाई एक चीज़ मुझे बता, पहले आता था एक क्वेश्चन हमारे 9th में कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता था, 1 लाइन में लिखती थी, लोगों के लिए नंबर मिल जाता था, 1 नंबर पूरे मस्त। मैं 9 से जब 10th में गई तो फिर वही क्वेश्चन सेम रहता था पॉलिटिकल के अंदर में कि लोकतंत्र क्या है। तब वहाँ पे मुझे 2 लाइन लिखने पड़ते थे कि लोकतंत्र क्या है, तो लोगों के लिए, और भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2 लाइन लिखा, 2 नंबर क्वेश्चन, पास हो गई। फिर 12th में गई तो 12th में भी पॉलिटिकल में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया फिर से उन्होंने, लोकतंत्र क्या है। तो वो लड़की क्या कहती है, मुझे लगता है या फिर टीचर बेवकूफ़ है या हमें बेवकूफ़ समझ रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन को दे रहा है। पर हर बार क्या था, जब वो 9th में थी तो 1 ही लाइन का आंसर लिखना होता था, 10th में गई तो 2 लाइन का, 12th में गई तो 5 लाइन का लिखना पड़ा। अब वही क्वेश्चन सेम उसके एमए पॉलिटिकल में आएगा, जिसमें पूछा गया लोकतंत्र क्या है, और वहां पे नंबर को बढ़ाकर 1 नंबर नहीं है 2 नंबर ने सीधा लिख दिया 20 नंबर में लिखो। अब वो लड़की कहती है भैया मुझे ये तो पता है लोकतंत्र क्या है, अब इसको 20 नंबर में क्या लिखूं मैं, मुझे तो 2 नंबर वाला याद है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे अब 2 नंबर तो आप गेन कर लोगे, 2 नंबर तो आपको मिल गए, पर 2 नंबर में से इनफ तो नहीं है हमारे लिए, 18 नंबर तो और चाहिए, 20 नंबर में से 18 नंबर तो चाहिए ना। नॉर्मली एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा कि कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन का तरीका, जो आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे जो हमारे 20 में से ऑलमोस्ट 18 के करीब में नंबर बने, क्या तरीका होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अगर 20 में से अगर 15-18 नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर कमी है, ठीक है। अगर 15 से प्लस नहीं आ रहे ना तो बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर में, क्योंकि आप मास्टर कर रहे हो। मास्टर का मतलब ये हो गया कि आपका कोई तोड़ नहीं है, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक टाइम था अंग्रेजों के टाइम की, जब आप बात करोगे ना, किसी के पास अगर मास्टर डिग्री होती थी तो जब वो बंदा चलता था ना तो उसके आसपास वाले बंदे दूर हो जाते थे, ठीक है। रीज़न ये होता था कि कहीं वो कुछ पूछ ना ले उल्टा, हमें पता ही नहीं हो क्योंकि वो मास्टर है। आपके घर में भी अगर कोई बंदा है जो पढ़ा लिखा है, अगर वो आ जाए ना, आप थोड़े से पढ़े लिखे नहीं हो या फिर डरते हो थोड़े पढ़ाई लिखाई से, तो बंदा अगर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला होगा ना तो आप उसको फेस ही नहीं करोगे, जैसे ही आएगा आप भाग जाओगे। कई बार मेरे साथ होता था बचपन में, बहुत मैंने किया ऐसे। तो मैं पूछना ही चाहता हूँ आप दोनों से कि कोई भी क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20 नंबर कैसे हम लाएं, ठीक है। 18 को मतलब 15 को 18 में कैसे बदलें, ठीक है, किस तरह से किया जाए, क्या प्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए एक क्वेश्चन का। तो आकाश पहले आप जवाब दीजिए, फिर अभी रास्ते बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका व्यू है, ठीक है। क्योंकि अभी दोनों का आपका एग्जाम खत्म हुआ है, तो दोनों ने आपने एग्जाम दिया, तो आपके क्या ओपिनियन रहा होगा, किस तरह का तरीका रहा होगा, क्या प्रेजेंटेशन का तरीका है। कोई भी क्वेश्चन पकड़ो, उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे जिससे हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, ये सभी स्टूडेंट्स के मन में होता है क्वेश्चन। तो आप दोनों इसका आंसर दीजिए मुझे। सर जैसे कि अभी मैंने आपको अपने लास्ट एग्जाम के बारे में बताया था, तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि आपने बताया था कि जैसे मैं एक क्वेश्चन को सीधा मैं लेके चलता हूँ। बिल्कुल। जैसे गांधीवादी की विचारधारा मतलब सार्वजनिक तरीके में महिलाओं को कैसे विकास मिला। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जैसे गांधी के बारे में बता देंगे कि जो मेरे को लगता है, मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन का आंसर। तो पहले तो थोड़ा बहुत गांधी का 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया हमने गांधी जी का, फिर उसके बाद में हमने बता दिया कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या किया है, ठीक है। फिर उन्होंने फिर धीरे धीरे पॉइंट बनते चले गए। कम से कम सर
बेशक ना भी हो तो कम से कम 15 पॉइंट से निकल आते, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था। बिल्कुल। जैसे है ना, जैसे कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनको सार्वजनिक सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। इस टाइप से सर पॉइंट बनते जाते हैं। फिर धीरे धीरे सर और माइंड, जैसे कि हम वीडियोस देखते हैं आपकी या फिर हमने थोड़ा किताब में पढ़ लिया होता है, तो सर जैसे अगर एक याद हो जाता है ना सर, 2 लाइन अपने आप ही आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से काफ़ी बेनिफिट्स होता है। तो वो लगभग जो कि हमें नहीं आ भी रहा होता है ना, तो वो भी हम ना करते 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 सर वो कर जाते हैं कि मतलब ये हो जाता है। 18 नंबर तो मैं नहीं कह सकता कि 18 नंबर मिल जाए, बट हाँ कि 15 से 20 तक के बीच में तो मिल ही जाने चाहिए, जिस हिसाब से हमने करके आए हैं। बिल्कुल। अभी आपने भी अभी एग्जाम दिया है विराज, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब किस तरह से हम प्रेजेंट करें क्वेश्चन को जिससे हमें पूरे नंबर मिल पाए, आपका क्या मानना है? सर मैं तो सर यही कहूँगा ठीक कि कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, हमें तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, जैसे कहते हैं पर्सन का हमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी तरह क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन होता है सर, ठीक, उसी तरह पहले इंट्रोडक्शन देने के बाद हमें फिर बीच में फिर लास्ट में हमें जो निष्कर्ष जो हम कहते हैं कंक्लूजन, वो हमें देना चाहिए। बिल्कुल। उसके बारे में जो भी हमने जाना, ठीक, हमारा जो भी अगर मैं हड़प्पा सभ्यता कहीं लेता हूँ, ठीक, तो हड़प्पा पहले दे दिया कि हाँ भाई कहाँ है, किसने खोज किया, कहाँ बिल्कुल मैंने सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब इसमें सर ये देंगे हड़प्पा सभ्यता का, ठीक, कि ये कहाँ पर था पहले, उस टाइम पे कैसा था, उसकी नगर योजना, ठीक है, वहाँ की सड़कें, मकान कैसे थे, ठीक, वहाँ के लोग मतलब कौन सी देवी देवताओं को मानते थे, ठीक, और लास्ट में आता है सर हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो कि समाप्त होने का। बिल्कुल। कि हम उसको मतलब एंड में क्या हुआ ऐसा जो आज की डेट में नहीं रहा, अगर हम पूरा हड़प्पा सभ्यता लेकर जाते हैं। तो वही सर मैं सिंपल यही कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसके बारे में जो भी आप जानते हो, एग्जाम्पल आप पॉइंट वाइज लिखो या फिर मतलब आप कहते हैं ना ऐसे, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। अगर हम पॉइंट वाइज में लिखते हैं तो वो बेटर होता है, क्योंकि पॉइंट वाइज के थ्रू हमें मिलते हैं। बिल्कुल। तो पॉइंट वाइज आप कहते हैं, बीच में आप उसका एग्जाम्पल लिख लो और बाद में आपका जो एंड रहता है कंक्लूजन, वो तो आप 100% ही हो, क्योंकि कंक्लूजन लिखोगे तभी जाके पता चलता है हाँ चीज में क्या। अगर कोई भी टीचर हो सर, कोई भी टीचर पेपर देखता है तो यही कहता है कि यहाँ कंक्लूजन में उसने क्या लिखा है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई टीचर पढ़ लेगा ना सर, एक तो समझ जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ाई किया है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा आप में, जैसे नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करना चाहिए इंट्रोडक्शन के साथ में कि इंट्रो ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जैसा अभिराज ने बोला, आकाश ने बताया कि पहले हम गांधी जी के बारे में बता दिए। तो नॉर्मली क्या है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है वो हमें टीचर को समझाना है कि सर क्वेश्चन तो ये बोल रहा था, क्वेश्चन में ये है, हमने क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन से भी प्राय ये है, पर्सन से भी प्राय, ऐसा करके हमने समझा दिया। नॉर्मली जब हमारा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया तो मतलब बेसिक क्लियर हो जाता है कि ये हमें आंसर देना है, और हमारे माइंड में ये चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि गांधी जी के सार्वजनिक, जो महिलाओं के सार्वजनिक जीवन के बारे में बताइए, क्या परिवर्तन रहे उसके बारे में बताइए, गांधी जी का क्या योगदान रहा महिलाओं के सार्वजनिक जीवन के बारे में, और हम बता रहे हैं कि महिलाओं ने क्या क्या काम किए, तो फिर दोनों का ना नंबर नहीं मिलने। मेनली क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है, पूरा क्वेश्चन बेस किस पे है, वो हमें जानने की जरूरत होती है। हड़प्पा सभ्यता का ही लेके चलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का अगर पूछता है कि नगर सभ्यताओं के अंदर में विभिन्नताएं क्या थी, डिफरेंसेस क्या थी, तो हमें उसमें कंपैरिजन बेसिस क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपेयर कर रहा है, मतलब दोनों नगरों के बीच में कंपैरिजन करना है कि किस तरह की चीजें थी। अगर वो पूछ रहा है ना कि सिर्फ नगर व्यवस्था को बताओ, नगर नियोजन व्यवस्था को बताओ, तो हम तो उसको एक्सप्लेन करते हुए चले गए डायरेक्टली, पर अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर करो, तो वहां पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन के बेसिक चीज, जो मेन पॉइंट है ना, उसको समझना पड़ेगा। अगर कोई किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि ये बीमारी है तो उसका दवाई देगा डायरेक्ट, वो ठीक होगा बंदा। अगर उसको बीमारी नहीं पता, वो जो मर्जी दवा दे दे, तो वो ठीक तो होना नहीं और बीमार पड़ जाएगा बंदा। तो नॉर्मल से कहने के मतलब सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखा ना, तो इस बेस पे लिखना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके आधार बनाकर आगे हमें बढ़ना है। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया, अब जो भी पॉइंट्स हैं कि हाँ ये कारण था, ये रीजन था, इसके बारे में जो भी आपको पता है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। वहाँ पे जैसे ही वो एक्सप्लेन हो गया तो वहाँ पे हमारा काम खत्म। उसके बाद ना एमए हिस्ट्री के अंदर में जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आप देखो आप 12वीं के स्टूडेंट हो नहीं कि जहाँ पर नॉर्मली शॉर्टकट में ना पॉइंट्स बनाकर निकल गए, वहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ क्या होता है, सोर्स ऑफ द लिंक, ये यूज़ किया जाता है। सोर्स ऑफ द लिंक मतलब क्या, कि किस तरह से सोर्स मिला, कहाँ से ये चीज़ें आई हैं,
ठीक है, कोई भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि गांधी जी के बारे में या फिर वहाँ पे महिलाओं के योगदान के बारे में, तो जो भी महिलाएं थी जो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करी थी, उनका नाम यूज़ करना, अलग अलग तरीके से सोर्सों का चीज़ों को दिखाना, वो वहाँ पे बनता है। शायद थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी राज के वहाँ पे, और थोड़ा सा आपके वहाँ पे भी शायद आकाश नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चंस का आंसर लिखने का। एक मैंने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर में ये भी बताया था कि जो भी पॉइंट्स बना रहे हो ना, कोशिश करो कि पैरा पॉइंट्स बनाओ, थोड़े बड़े पॉइंट्स पैरा पॉइंट्स में आंसर लिखो, क्योंकि जो छोटे पॉइंट्स होते हैं ना वो एमए हिस्ट्री को डिनोट नहीं करते कि यार एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट है। थोड़ा बड़ा पॉइंट रहता है, थोड़ा पैरा पॉइंट्स में बनते हैं, तो ये लगता है कि हाँ। और सोर्स हमेशा यूज़ किया जाना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ किस बेस पे बोल रहा हूँ भाई, तो उस बंदे ने बोला था वो एमए हिस्ट्री का ये है, तो फिर उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। वो हिस्ट्री का ये बंदा है, उसने ये बताया था, तो उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। मतलब हमें सोर्स यूज़ करना होता है, हमेशा कोट करना होता है कि इस इतिहासकार ने ये बोला, तब वो लगता है कि हाँ ये बंदा ना पढ़कर आया है। भले ही आप ना रात भर पढ़कर गए हो एग्जाम देने के लिए, वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप सोर्स यूज़ करते हो ना तो लगता है कि हाँ ये बंदा पढ़कर गया है, कुछ तो करके ही आया है। ये बेसिक चीज़ें रहती हैं। एक यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं ये भी पूछूंगा कि यार जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एमए हिस्ट्री की, या जो कोई भी सब्जेक्ट है, एमए इंग्लिश है, एमए हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट इग्नू का, तो इग्नू के अंदर में क्या देखा जाता है कि जो इसका सब्जेक्ट है बहुत लेंथी है। ठीक है, जो इसका सिलेबस है वो बहुत लेंथी है, 40-40 चैप्टर हैं, 30-30 चैप्टर है, 25-25 चैप्टर है। तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए? ठीक है, 1 बाय 1 बताइए आंसर अपना कि किस तरह से एक जो स्टूडेंट है, नॉर्मल फ्रेश स्टूडेंट है जो पहली बार इग्नू के अंदर में एडमिशन ले रहा है, उसको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए इग्नू की। हाँ सर, मैं तो यही कहूँगा सर कि देखिए ये बुक कम लेता है, इसमें कम से कम 25-30 मतलब चैप्टर, बिल्कुल इतना टाइम मतलब 25-30 चैप्टर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बुक में 25 का भी रखते हैं तो हमारे पास 4 बुक का है, मतलब साल भर में 100 चैप्टर कंप्लीट कवर करना, ये तो सर बहुत मतलब इतना नहीं कवर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 100 चैप्टर मायने रखता है सर। बिल्कुल सही बात है। कहूँगा कि मतलब हमें बार बार कहा जाता है, सिर्फ यहाँ नहीं कॉलेज में भी और स्कूल लाइफ में, स्कूल टाइम पे भी यही कहा जाता था कि कोई भी हो, अगर आप 10 ईयर पेपर टीचर करते भी सर यही सजेस्ट करते हो, हमें बताते हो कि जो भी एक्सप्लेन करते हो वो भी 10 ईयर क्वेश्चन पेपर लेते हैं सर। 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है कि जैसे आप बताते हो कि आप मतलब हमारा एक तो रिपीटेड क्वेश्चन पता चल जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पता ही चल जाता है हमें इसी, और चैप्टर वाइज अगर हम एक 10 ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम करते हैं तो सर हमारा ये होगा कि हमें जो मेन चैप्टर होते हैं उसको हमें पता कि हमारे सबसे मेन कौन है। तो मतलब यही कि अगर 10 ईयर पेपर करता है बंदा, कोई भी पर्सन पेपर की तैयारी करता है, तो हाँ तो वो अपना सिलेबस कवर कर लेगा। बिल्कुल 10 ईयर पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उस 50-60 में हम डिवाइडेड करते हैं तो 25-30 पे आ जाओ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालते हैं। बिल्कुल आज की डेट में स्टूडेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट निकालते हैं, कहते हैं कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिल जाता है ठीक, तो उससे हम ज्यादा कवर कर लेंगे, और ये बात सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ज्यादा सिलेबस कवर होते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए सर वो पेपर अगर में करे ना, सिलेबस अपने कर लेगा आराम से। बिल्कुल। आकाश आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, क्या आप क्या समझते हो, क्या मानते हो इसको कि किस तरह से पेपर ही मैं सजेस्ट करूंगा ये आकाश? और अभी पता है दोनों के ना थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ना आप कोशिश कीजिए कि ना ऐसी जगह में आ जाओ जहाँ पे ना हल्का सा नेटवर्क का ना अच्छा है। एक्चुअली में सर बात क्या ना कि मतलब मेरे तरफ तो इधर 4-5 दिनों से ना मतलब नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है, और मुझे लग रहा है ना सर कि आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बीच में सर आपका भी कैमरा ऑफ हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ मुझे, क्योंकि ना आप दोनों का वीडियो लाइव चल रहा है, ठीक है, तो उसमें बार बार अटक रहा है। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्टली स्टूडेंट तक पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी और अच्छे से बेटर से दे पाएंगे, बट अभी जो हमारा मेन मोटिव है कि जो मैसेज है हम स्टूडेंट तक पहुँचा सकें। तो आकाश आप क्या मानते हो कि इतना बड़ा ह्यूज सिलेबस है एमए हिस्ट्री या फिर किसी भी कोर्स का, तो हमें क्या पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? सर जैसे कि आपने बताया कि जैसे 35-40 चैप्टर है एक सब्जेक्ट में,
और वैसे अगर हम इग्नू की बुक देखें सर, 3-3 बुक हैं इस सब्जेक्ट में, बिल्कुल एक एमएचआई के पार्ट में, तो सर काफ़ी टफ हो जाता है कि अगर वैसे, और मोस्टली सर जो स्टूडेंट हैं कि 90% तो सर जॉब वाले होते हैं, जिन्हों को सिर्फ जैसे एग्जाम होते हैं उससे 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं कि 1 महीने से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। बट पैटर्न सर जैसे कि आप बताते हो कि जैसे कि अगर उनको नहीं मालूम है कुछ, तो जैसे कि एक बार आपने जैसे बताया था कि 10 ईयर या 5 ईयर के क्वेश्चन देख लें, तो सर जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, जैसे कि अभी दिसंबर में दिया था, तो सर जैसे आप वीडियो बनाते हो तो मैंने, क्योंकि कोई दूसरा सोर्स था नहीं सर अभी, ठीक है, बिल्कुल इतने कम टाइम में 5 एग्जाम पुटअप करना कि ईजी नहीं था। तो जैसे कि आप वीडियो बनाते हो तो सर मैं कॉपी वॉपी सब लेके बैठ जाता हूँ, जिससे कि काफ़ी आप ना, जैसे हम आम बोलचाल है ना, उस लैंग्वेज समझाते हो तो बहुत इजी होता है, और किताबी भाषा तो सर आपको मालूम है जल्दी से याद करना वो आनी नहीं दिमाग में। हाँ, तो इसलिए आम बोलचाल वाली जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उस हिसाब से करते हैं तो काफ़ी दिमाग में बैठ जाता है। फिर वैसे हम जैसे किताबी भाषा भी लिख पाते हैं बाद में, मगर पहले उसको समझ में तो आना चाहिए आखिरकार ये चीज़ है क्या, मैटर है क्या। बिल्कुल। तो आप जैसे बताते हो, जैसे कि 2 क्वेश्चन मैंने देख लिए, पूरे 5-10 क्वेश्चन होते पर, ठीक है, देख लिए, तो उसके बाद पता लग जाता है कि हाँ पूरे बुक में क्या आखिरकार है किस चीज़ का, ठीक है। फिर जैसे 3 क्वेश्चन और पुटअप करते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ मेन ये है कि हाँ ये 2 बार रिपीट हो गया, ये 5 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वरना फिर सर हम ऐसे ही लगे रहेंगे, पता ही चलेगा, हम ऐसे क्वेश्चन याद करके जाएंगे जो कभी आता ही नहीं है, तो फिर घाटा हो जाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि नहीं, तो कभी कभी सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी बड़ाई नहीं बताऊंगा, बट एक बात बताता हूँ सर, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं ना कि कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं एग्जाम में कि सर 10 के 10 ही क्वेश्चन याद होते हैं। बिल्कुल 10 के 10 क्वेश्चन याद होते हैं, तो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इसमें ज्यादा लिख पाएंगे, इसमें ज्यादा लिख पाएंगे, फिर कंपटीशन होता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो उसको छोड़ो, इसके पीछे पढ़ो। तो सर इसमें भी काफी बेनिफिट्स होता है सर। अगला क्वेश्चन जो मेरा होने वाला है ना, वो इसी पे होने वाला है कि 10 के 10 आते हैं मुझे, इसी पे पूछूंगा। बट मैं पहले थोड़ा सा अपना ऐड करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर में। देखो कोई भी स्टूडेंट है ना, नॉर्मली अगर अपनी तैयारी कर रहा है, नॉर्मल सी बात है यार, सिलेबस टफ है, क्योंकि आप पहली दूसरी की तो एग्जाम दे नहीं रहे, एमए की बात कर रहे हो, मतलब मास्टर, आपके नाम के आगे ना ऑटोमेटिक मास्टर लग जाता है। कोई भी आप किसी भी गली से निकलोगे ना तो बोलेगा यार उसका लड़का ने ना मास्टर कर रखा है, बट आज उस समय वैल्यू नहीं है उसकी, इतना महत्व नहीं है एमए का। पर फिर भी एक क्या है कि आपने मास्टर की डिग्री ली, मतलब आप किसी सब्जेक्ट के अंदर में अध्यापक हो उसकी चीज़ की, उसके मतलब कोई तोड़ नहीं है, नॉर्मल सिंपल से ये बोला जाता है। तो उसका तैयारी कैसे किया जाए, तो सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास टाइम पूरा है तो पूरा टाइम दो, फालतू की सपोर्टिंग मटेरियल पे मत जाओ। जो इग्नू की या फिर जो भी आप कर रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो ना, उसकी बुक के थ्रू ही पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि जो बुक का लैंग्वेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बुक की लैंग्वेज से पढ़ो, जो भी चीज़ें सोर्स हैं वो उसको यूज़ करो, प्रॉपर यूज़ करो। फिर मान लो लास्ट टाइम आया आपके पास अब समय नहीं है या फिर कम समय है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब वाले हैं जो नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए कि इग्नू की बुक के साथ साथ में जब आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे दीन आपकी देखे या कोई भी चैनल की वीडियो देख रहे हैं, कोई भी टीचर की वीडियो देख रहे हैं, कोई भी पढ़ाने वाला है, जो भी गाइड करने वाला है उसकी वीडियो देख रहे हैं ना, तो हमेशा नोट बुक लेकर बैठे, क्योंकि जो भी वो बताएगा अगर आपको समझ में आ रहा है फटाफट अंडरलाइन किया। और इसलिए पता है मैं पढ़ाता हूँ जब भी हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा इग्नू की बुक के थ्रू पढ़ाऊँ। रीज़न ये रहता है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आप फटाफट देख सको कि हाँ ये इसी बुक से तो बताया यार इसने। कई बार क्या होता है कि टीचर आता है पढ़ा कर चला गया, बाद में बच्चा ढूंढ रहा होता है साल भर कि यार उसने पढ़ाया तो था, वो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया पर उसने पढ़ाया कहाँ से, वो तो बताया नहीं टीचर ने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो नॉर्मली हमें ये देखना चाहिए कि आप अपने बुक को जानो, बुक से फ्रेंडली रहो, बुक से दोस्ती करो। आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो उससे आपकी बुक की दोस्ती होनी चाहिए कि हाँ यार ये वाला जो चैप्टर है ना इस बुक का है, ये वाला चैप्टर यहाँ से आता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर ये आपको बुक का पता है, अपने बुक साथ फ्रेंडली हो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या चीज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पुटअप किया जा रहा है, इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे, इजीली आप एक्सप्लेन कर पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर का ना पूरा एक सीरीज़ बनाओ खुद का, किसी के और के साथ मत जाओ, खुद का एक सीरीज़ बनाओ जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप इकट्ठे कर पाओ। और इकट्ठे करने के बाद ना आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर लेकर बैठो और सिर्फ ये छांटो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। और हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में ना आप टारगेट लेके चलो कि 6 टॉपिक निकालने हैं आपको, सिर्फ 6 टॉपिक। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 6 टॉपिक निकालने हैं, हर क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट निकाल लिया। कोई भी क्वेश्चन है उसमें जैसे हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था बताओ, तो नगरीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन किया, अलग लिख दिया कॉपी पे कि भैया ये वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
उस तरह करके ना आप 10 साल के अंदर में 10 क्वेश्चन पेपर को निकाला, 20 क्वेश्चन पेपर में से ना आपने मतलब 100 टॉपिक्स निकाल दे, 100 में से ऐसा होगा ना कि कम से कम 40-50 टॉपिक ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे। ठीक है, जो रिपीटेड वाले ना उसको अलग लिख लो कि भैया ये वाला रिपीटेड है, ये वाला एक टाइम यूज आया, एक वाला 2 टाइम यूज आया। अब बुक को छोड़ दो, इग्नू का बुक भूल जाओ, बाकी बुक भूल जाओ। अब एक एक टॉपिक को लो, यूट्यूब पे जाओ, अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है सोर्स तो वो ठीक है, नहीं है तो इग्नू की बुक में जाओ। इग्नू की बुक से आपने पहले दोस्ती कर रखा है तो आपको पता है कि ये वाला टॉपिक कहाँ से पुटअप किया गया है, और उसको वहाँ से देखो। उससे पता है आपका जो सिलेबस है ना बहुत जल्दी कवर होगा, बहुत जल्दी कवर होगा। ठीक है, और इसलिए ना जब मैं वीडियो बना रहा था, अभी देव ने मुझे कई बार मतलब सजेस्ट भी किया कि सर आप ना ये इसका वीडियो बना लो, क्वेश्चन ये पेपर का वीडियो बना लो। और भी कई सारे स्टूडेंट्स से अक्सर बात करते हैं कि हाँ सर आप ये कर लो। आकाश भी कई बार ग्रुप में मैसेज करता है कि सर आप ये करो। ठीक है, तो उन सजेशंस को मैं बहुत ज़्यादा ले रहा होता हूँ कि हाँ यार इसको करना चाहिए। तो लास्ट टाइम अभी देव ने मुझे कहा कि सर आप सेकंड ईयर के लिए क्या करो, बाकी चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले आप ना लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ बनाओ, जिससे क्या होगा कि वो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर वही किया, क्योंकि अगर एक एक चैप्टर को करूंगा उतना टाइम है नहीं पढ़ने के लिए। अगर क्वेश्चन पेपर का लास्ट 5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने सॉल्व किया तो आप ये गारंटी ले लो कि उसका 90% सिलेबस कवर है। ठीक है, बिना कोई डाउट, बिना कोई झिझक के। थोड़ा सा उसको मेहनत करने की जरूरत है। कई बार बोलते हैं कि सर आप नोट्स नहीं दे रहे, तो एक ये भी पॉइंट रहता है कि नोट्स अगर मैं मान लो नोट्स देता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास नोट्स नहीं है या मैंने कुछ अपने नहीं बना रखे नोट्स या पढ़ता नहीं हूँ, तो वो तो बना रखे, पर अगर मैं नोट्स देता हूँ तो आप उस बाउंड्री के अंदर में ही रह जाओगे, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। क्योंकि यार वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे हैं, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 में से जो 6 टॉपिक मैंने छांटे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। क्या पता आपका ओपिनियन अलग हो, आपके हिसाब से क्या पता वो 6 ना 7 होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको हमेशा एक स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट माइंड होना चाहिए ना, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो अपना चीज़ें ढूंढे, ना कि किसी और पे बेस्ड हो। बट आज के समय ना कल्चर बन गया है, किसी भी जगह देखोगे ना तो लिखा रहता है, बड़े बड़े मैंने देखा हूँ, जाता हूँ जीटीबी नगर या मुखर्जी नगर जाता हूँ तो वहाँ पे लिखा होता है कि पीडीएफ अवेलेबल, नोट्स अवेलेबल, हमारे यहाँ से नोट्स लें। अरे यार नोट्स लूंगा तो तू तो अपना बताएगा ना यार। बच्चे को इस तरह तैयार कर कि वो अपना खुद का नोट्स बना सके, जो उसको इंपॉर्टेंट लगे वो बना सके। अगर वो तेरा ही पढ़ेगा तो कुएं का मेंढक बन गया, जो तुझे इंपॉर्टेंट लगा वो उसी में रह गया। ठीक है, पता है पहले एक मेरा मतलब ना बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा अपनी लाइफ का, जिसके कारण से ना मैं नोट्स से ना मतलब मुझे बहुत दुश्मनी है एक तरह का। ठीक है, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि मेरे नोट से पढ़ो या किसी और के नोट से पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने खुद की कॉपी लेकर बैठो, जो भी चैप्टर कर रहे हो ना, अगर 4 ही चैप्टर पढ़ो, पर 4 चैप्टर इस तरह से पढ़ो कि उस चैप्टर में अगर से एक भी क्वेश्चन आता है ना तो कोई आप उस क्वेश्चन में से 20 नंबर आए। सिलेबस मान लो 40 चैप्टर का है, आपने 40 चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ 10 ही चैप्टर पढ़ा, पर 10 चैप्टर इस तरह से पढ़ो कि अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आता है ना तो उसमें से 20 में से ना 18 नंबर कहीं ना जाए, वो 18 नंबर आपके पास आने चाहिए। कोई ये नहीं बोले कि यार तूने 10 चैप्टर पढ़ा उसमें से भी तेरे नंबर नहीं आए। अरे यार 10 चैप्टर पढ़ा, 10 में से 2 क्वेश्चन आया, 10 में से 2 क्वेश्चन लाए ना, उसी में 36 नंबर आए मेरे। तूने पूरा सिलेबस कवर किया, फिर भी तूने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 में से अटेम्प्ट करने के बाद तेरे 41 नंबर आ रहे। फायदा क्या तेरा पढ़ने का पूरा? मैंने मतलब 10 समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर, बिल्कुल। तो ये चीज़ें रहनी चाहिए हमारे माइंड में। और जो मेरा बैड एक्सपीरियंस क्या था नोट्स का, मैं 12th में पढ़ रहा था। ठीक है, तो मेरे एक टीचर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे मुझे, तो उन्होंने मुझे नोट्स दिया, और नोट्स देने के बाद ना उन्होंने चार्ज लिया मुझसे कि यार इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। मैं उतना एलिजिबल नहीं था कि मैं पे करूँ, फिर भी मैंने किसी तरीके से एडजस्ट किया, पापा से बोल के ले लिया। पापा ने मेरे बोला यार क्या पढ़ने जा रहे हो कि तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम अपना बनाओ ना। मेरे पापा ने बोला, पर मुझे लगा यार सारे स्टूडेंट्स तो ले रहे हैं, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी तो बेइज्जती होगी, वो सोचेंगे गरीब है भिखारी है, ऐसा सोचेंगे। मैंने नोट्स ले लिया, और 12th का बोर्ड था मेरा, और मैं पूरा टाइम ना नोट्स पे ही दिया कि यार इसी में से आना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा ना तो उसमें से ना मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन थे, बाकी मतलब 32-33 क्वेश्चन थे, उसमें से एक भी क्वेश्चन ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगा ना कि यार मुझे ना मतलब पैरालाइज हो गया, मैं समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किस तरह से करा जाए। एक और वहाँ पे स्टूडेंट था, उसको हम बाइबर बोलते थे। ठीक है, क्योंकि वो ना थोड़ा अफ्रीका का लगता था देखने में। मेरा दोस्त था एक, तो वो मैं देख रहा हूँ वो पटापट करा जा रहा है। तो मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है, तू तो ट्यूशन भी नहीं जाता था। कहता भाई मैं ट्यूशन नहीं जाता था यार, मैंने क्या किया ना, बुक के अंदर में जितने छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना, मैंने छोटे छोटे टॉपिक सारे पढ़ रखे थे, सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे थे, उसी में से सारे क्वेश्चन आए। मैंने गया घर पे तो देखता हूँ तो सारे जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा फालतू के होते हैं ना बने हुए, जो किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगते, वही सारे क्वेश्चंस आ रखे थे एग्जाम के अंदर में। और जिस सबको जो इंपॉर्टेंट लगता है ना कि यह वाला इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनेगा क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं था कहीं भी। तो नॉर्मल ये चीज़ें रहना चाहिए कि ना आप अपने नोट्स बनाओ, अपने पाथ को चुनो, कुएं के मेंढक मत बनो। ठीक है, ये हमारा ना माइंडसेट होना चाहिए। मैं मतलब ना आज का जो टॉपिक था हमारा, उसमें मैं ये चीज़ ना बोलना चाहता था सभी स्टूडेंट के लिए एक मैसेज के थ्रू
कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर आप अपने नोट्स भी दीजिए। नोट्स देने का मतलब ये है कि आप कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। मैंने बताया आपको कि इस चैप्टर में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आप वो 10 ही तक घूमते रह जाओगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो, मेरे वाले भी पढ़ो, अपने भी ढूंढो, कुछ नए टॉपिक्स दो कि आप आगे आके बोलो कि सर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आप इस पर भी बताओ। ना बताऊं फिर मेरी गलती है, पर वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन जो आकाश जैसे मैं भी बोल रहा था, एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा, 2-3 क्वेश्चन मेरे पास और है कि हमें 10 में से 10 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? यही मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से कि आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कौन सा करना चाहिए, ठीक है। आकाश पहले आप अपना आंसर दो, फिर अभी देखते हैं, अभी देव भी देते हैं क्या आंसर है उनका, वो भी जानते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर जैसे कि मैं क्वेश्चन पेपर देख लिया, ठीक है, तो उसमें से पहले मैं देखूंगा कि हाँ कि मैं किस में से 3 क्वेश्चन कर पाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ओके, किस में से 2 कर पाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये बात ये आती है कि आते तो 4-5 एक पार्ट में से, फिर सर एक यहाँ पे दिमाग दौड़ता है यार इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 टॉपिक के बारे में लिख पाऊंगा या 10 पॉइंट बना पाऊंगा, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैरा बना पाऊंगा, है ना। तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो एक बार दूसरे क्वेश्चन पे नजर दौड़ा के देखते हैं, क्योंकि सर उस समय टाइम की भी लिमिट होती है कि 3 घंटे में आप 5 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। बिल्कुल, काफी टफ होता है। और ऐसा भी नहीं है कि 5 क्वेश्चन चलो कर दिया, एक में तुमने 5 पेज भर दिए और दूसरे क्वेश्चन में तुम 2 पेज भी ठीक से ना कर पाए, तो ये बात पड़ जाती है। बाकी धीरे धीरे करते करते फिर क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसके बारे में मेरे को मालूम है तो मैंने उसके बारे में तो चलो लिख दिया। फिर कभी कभी माइंड में आता है यार कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं मैं पूरी ना कर पाऊँ ठीक से, बिल्कुल, तो काफी सारी चीजें दिमाग में दौड़ रही होती हैं, बिल्कुल, तो आ जाता है फिर, जैसे कि इजीली हो जाता है सर। मेरा तो कहना ये है कि जैसे अगर माइंड प्रेशर डालेंगे ना तो आ जाती है चीजें। और जैसे कि आप वीडियो में भी आप काफी बार बताते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन को ज्यादा पॉइंट आउट कीजिए। फिर सर वो क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, जैसे कि एक ही क्वेश्चन को 4 अलग तरीके से पूछा जाता है, बिल्कुल, तो इस पे नजर बहुत अच्छे से जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन सर ने बताया था, ये 4 तरीके से पूछा गया था, इसमें 5वां तरीका अपनाया गया है, तो उसके बारे में तो सर 4 बार तो वैसे ही पढ़ रखा था, बिल्कुल, तो उसको फिर से हो जाता है सर ऐसे। अभी आपका क्या मानना है? आपका हिसाब से जो भी क्वेश्चन है, मान लो ये आपको मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, उसमें 10 क्वेश्चन है, कंडीशन 2 है। पहला कंडीशन ये कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? कंडीशन 2, आपको क्वेश्चन डाउटफुल है यार कि ये भी आता है, शायद ये वाला नहीं भी आता है, ठीक है, 20-80 का चल रहा है कि यार शायद 80% आता है, 20% नहीं आता है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? दोनों में आप दोनों कंडीशन का आप आंसर दीजिए। सर मैं तो ये कहूँगा ना कि जैसे मतलब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है, मैंने रीड किया, ठीक, मुझे लगता है कि हाँ, लगता है क्या है, मुझे पक्का यकीन है कि चल 10 के 10 आते हैं मुझे, और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब जो पेपर थ्रू, जैसे किसी में हमें मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें 3 करने हैं, देन सेकंड में 2 करने हैं, अगर फर्स्ट से 3 करते हैं तो सेकंड से 2, बिल्कुल, या फिर अगर फर्स्ट में 2 कर लेते हैं तो सेकंड से 3। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा और ये करूँगा कि जो मुझे बिल्कुल एकदम ब्रीफली एंड क्लियरली आता है, ओके, जिसपे मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें मेरा अच्छा पॉइंट भी बनना है, अच्छे नंबर मिलेंगे, और क्लियरली एकदम ब्रीफ कर सकता हूँ मैं इस बिल्कुल, क्वेश्चन को, बिल्कुल, ठीक, तो सबसे पहले तो मैं उस क्वेश्चन को उठाऊंगा, बिल्कुल, मेरे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि वो क्वेश्चन नंबर क्या है क्या नहीं, बिल्कुल, मैं अगर हम कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक, हम सिर्फ नंबर के लिए जाते हैं सर, बिल्कुल, हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ हमें अच्छे नंबर मिलने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है, मुझे थर्ड क्वेश्चन ही आ रहा है, मैंने थर्ड नंबर का ही फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया अपना, मैंने उसको ब्रीफली कर लिया, क्योंकि मुझे क्लियरली अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम सही से आ रहा है मेरे को, बिल्कुल मैंने कर दिया, उसमें मेरे को तो ये यकीन हो जाएगा कि हाँ चलो मेरे 15+ मार्क्स हैं, बिल्कुल, मैं ये तो नहीं, क्योंकि मेरे को तो ये पक्का यकीन है कि चलो आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर जो मुझे आता है, ठीक, फिर मैं उसकी तरफ जाऊंगा, जो भी है बिल्कुल मैं उस तरफ जाऊंगा, जो मेरे को पहले सबसे ज्यादा मेरे को 100% लगता है कि हाँ मैं इस चीज के लिए बिल्कुल एकदम सही हूँ, मतलब ये कर सकता हूँ मैं उसको पहले करूँगा। और जो दूसरा क्वेश्चन सर आप करा कि मतलब क्या कहते हैं, आप 80-20 के कंडीशन में फंसे हुए हो, आपको डाउटफुल हो, तो सर डाउटफुल में ये होगा ना, ठीक, कि मैं मतलब उस चीज के पीछे जाऊंगा, ठीक, जो मैं थोड़ा माइंड पे प्रेशर डाल के मैं इस चीज को पहले समझूंगा, और मेरे को ये पहले समझना है कि हाँ क्वेश्चन के बारे में क्या है, देन मैं कितना मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर मैं 80-20 मतलब 50-50 भी कहूँगा
ठीक, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ पहले मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको लिखने के बाद, क्योंकि लिखते लिखते माइंड में हमारे पॉइंट्स बनते चले जाते हैं, हमें पॉइंट्स आते चले जाते हैं बिल्कुल उसके बारे में, हम पढ़ते रहते हैं, हमारे माइंड में आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, हाँ तो जब मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है, जब मैं उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ हाँ पॉइंट आते चल जाते हैं, तो उसमें ही मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल हम बढ़ेंगे, क्योंकि देंगे सर तो जाहिर है कि बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसमें 50-20 का भी जो भी है, 18-20 का, सॉरी 18-20 का जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाना है। बिल्कुल हाँ चल, मतलब सेकंड पार्ट में हमने, चलो फर्स्ट में तो क्लियर 3 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का फोर्थ जो भी लास्ट क्वेश्चन रहा हमारा 5वां, एक तो उसमें 18-20 का जो डाउट था वो इस तरह 80% ही मैंने अपनी तरफ से दिया, बट दे दिया। बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ रहता है ना, मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, नॉर्मल आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे दोनों ने, आकाश ने भी और आपने भी, जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आता है, सबसे अच्छे तरीके से आता है, जिसमें आपको यकीन है कि अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले किया तो 20 में से ना 19 नंबर 18 नंबर मेरे कहीं नहीं जा रहे हो, टीचर खुद आकर देगा, घर पर आकर दे जाएगा, भैया ये ले तेरे 20 नंबर। ठीक है, इस तरह का अगर माइंडसेट है तो सबसे पहले उस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कौन से पार्ट में से, कौन से कहाँ पर है, भूल जाओ, अटेम्प्ट सबसे पहले उसको करो। ठीक है, दूसरा चीज़ ये रहता है ना टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पहले जो 3 क्वेश्चन होते हैं, पहले 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन में आपके 1.5 घंटे चले जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 40, मतलब 1.5 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट ऑलमोस्ट चले जाते हैं हमारे। और बाकी 3 क्वेश्चन के लिए ना 30-30 मिनट या 40-40 मिनट के हिसाब से हमें 120 मिनट या कुछ मिनट टाइम बचते हैं। 3 घंटे के अंदर में 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है। ठीक है, और वो मैनेज करना टाइम ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस प्रेशर में क्या करना चाहिए हमें नॉर्मली, कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप कर रहे हो, तो माइंड सेट जैसे अगर नहीं आ रहा है, 80-20 के कंडीशन में फंसे हुए हो, तो जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले तो प्रेशर डालो, और हमेशा 80-20 के कंडीशन में उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए, जिसको सिलेक्ट करते समय ना आपको ये लगे कि हाँ यार इसको तो मैं बना बना के भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन को इजीली समझ सकता हूँ। क्वेश्चन ऐसा सिलेक्ट कर लो कि यार इसका ना मुझे 80% तो या 20% आता है, 80% डाउटफुल है और 20% ही तक आता है, उसके बाद आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, 21 पे भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन जब भी आप इस तरह की कंडीशन में फंसना चाहिए ना, तो नॉर्मली मैं सभी स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आप ना बनाकर इजीली लिख पाओ, एक्सप्लेन इजीली कर पाओ, और कभी भी छोड़कर नहीं आना चाहिए यार कि छोड़कर आ गए। पहले तो हमने बेस्ट वाला जो था पहले ही दे दिया भैया, 2 घंटे के अंदर में पहले दे दिया बेस्ट, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो थे बेस्ट दे दिया, लास्ट वाला था यार मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो छोड़कर आने से अच्छा है कि चल यार 20% आता था, उसको हमने धीरे धीरे करके 80 में बदल दिया। तो हमेशा उस तरह के क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जो क्वेश्चन आपको लगता हो कि हाँ ये मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 20 को 80 में, वो मजा आता है। यहाँ पे ना एक लास्ट क्वेश्चन के साथ में वीडियो को मैं एंड करूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, आप दोनों की तरफ से क्या सजेशन होगा उन नए स्टूडेंट्स को कि किस तरह से इग्नू की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, स्टडी करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए इग्नू के अंदर में। ठीक है, किस तरह से एग्जाम अटैम्प्ट करने चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, 1 बाय 1 आप आंसर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ में हम अपना वीडियो भी यहाँ पर एंड करेंगे। आकाश भाई पहले आपके बता दीजिए। ठीक है, देखो सर, देखो जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो मेरे हिसाब से जैसे कि अगर आप अफोर्डेबल हो, तो अगर जैसे कि कॉलेज जा रहे हो या फिर आप ट्यूशंस ले रहे हो, तो वो बात अलग है। अगर मान लो आप जॉब करते हो या फिर कुछ होता है सर, कोई अफोर्डेबल होता है, जैसे आपने बताया था प्रोफेसर काफी फीस बिल्कुल, और हकीकत है सर, ये यहाँ पे है सर, हकीकत में हाई है। तो कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब जैसे कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इजीली मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने वीडियोस में भी बताया था या फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि जितना हो सके सर 5 इयर्स के क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बिल्कुल, ठीक है, और अपने नोटबुक लेके साथ बैठिए। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सर जैसे आपने मेरे को 10 पॉइंट बताए, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि सर मैं इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने उसमें भी ऐड किया। मैंने ग्रुप में भेजा भी था, उसमें काफी सारे अपने भी पॉइंट मैंने डाल दिए थे। काफी एक तो सर आपका 100% के नोट्स मेरे को समझ में आए और मेरे भी आए, तो ये काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम में भी। और जैसे कि हम एग्जाम दे रहे हैं सर, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि सर पहले तो एक फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन अगर हमने देख लिया ना, तो पता लग जाए कि हाँ ये बुक किस पे बेस्ड है, कि आखिरकार इस बुक के अंदर है क्या। अगर हम 1 बाय 1 करके चैप्टर चलते रहेंगे तो हमें टाइम तो होता नहीं है सर, ज्यादा ज्यादा 15 चैप्टर पहुंचेंगे, बाकी के 15 तो भूल ही जाएंगे, फिर उसमें तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये भी होता है। तो अगर एक
फर्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन अगर देख लेते हैं ना आप, एक 1 ईयर का भी, तो उसमें पता लग जाता है कि हाँ पूरे बुक में माजरा क्या है, बिल्कुल कि आखिरकार इसमें है क्या, तो इससे पता लग जाता है। और सेकंड तो ये है कि जैसे कि आप क्वेश्चन मिल गया, आप एग्जाम में बैठे हो, तो फिर आपके दिमाग में 10 तरह की चीज चल रही है, एग्जाम पेपर, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आए, फटाफट फटाफट क्या करूँ क्या ना। बिल्कुल तो जैसे कि क्वेश्चन पेपर मिल जाता, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पहला एक ऐसा क्वेश्चन कीजिए कि प्रोफेसर चेक करे तो लगे कि हाँ लड़का याद करके आया है, बिल्कुल इसको नॉलेज है। सब कुछ समझ में आता है। बिल्कुल, अगर आपके क्वेश्चन के आंसर में अगर दम होगा ना, तो फिर उतना ज्यादा हाँ वो हो जाएगा कि आपको नंबर वो दे सकता है। बिल्कुल वरना फिर आपने पहले में ही आपने पता नहीं पूछा है घोड़े के बारे में, लिख दिया किसी और के बारे में, तो तो वो सोचेगा तो कि जब शुरुआत ही ऐसी है तो फिर आगे के क्वेश्चन बिल्कुल क्या ही होंगे। तो अगर आपके पहले 2 क्वेश्चन अगर काफी अच्छे हैं क्वेश्चन के आंसर, तो सर प्रोफेसर भी सोचते हैं कि हाँ लड़का पढ़ के आया, तो उसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो कम समय में सर अगर तैयारी करनी है, तो जैसे कि 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, उसको चेक कर लीजिए, या फिर 5 इयर्स के क्वेश्चन हो गए, अपने पॉइंट बना लीजिए। बाकी सर कम से कम आपकी जो वीडियोस होती है, चलो मैं आपकी वीडियो से खोल ही लेता हूँ, आपकी वीडियो जैसे कि 2-2 ढाई घंटे की होती है, मैं समझ में नहीं आता कि सर आप बना कैसे लेते हो। फिर जैसे कि मैंने 1 घंटे की वीडियो देखी, तो मेरे को समझ में आया कि आप कैसे बना रहे हो, सर आपका भी इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, बिल्कुल तो आप हमारा भी बढ़ता रहता है। फिर जैसे कि सर लर्निंग का तरीका होता है, कुछ लोगों को मालूम होता है, कुछ लोगों को नहीं पता। तो फिर जैसे जैसे कि आप बताते हो कि जैसे क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, सर हमें पता भी नहीं होता कि क्वेश्चन आपने करवाया, फिर हम ध्यान से देखते हैं हाँ ये क्वेश्चन तो करवाया था सर ने, बिल्कुल तो हमने तो पता लग जाता है। क्वेश्चन को 4 तरीके से घुमा दिया जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीजें एक ही पूछते हैं, बस अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट सर आगे ऐसा हुआ नहीं। फिर मैं समझ गया कि हाँ ये पूछ रहा है तो तरीका अलग है, चाहे यहाँ से कान पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, पकड़ो खा नहीं रहा है। बिल्कुल उसके बारे में काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया था। तो बाकी अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा, मे बी होपफुली अच्छा ही आना चाहिए, अच्छा ही आएगा, सब करके आए हैं। अच्छा ही आएगा, उसके लिए तो ऑल द बेस्ट है आपको, ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और अच्छा ही आएगा। अभी आपका क्या मानना है, किस तरह का मतलब सजेशन क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए? सर मैं तो सजेशन यही रहूँगा ठीक कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, और मतलब तो देखो फर्स्ट ईयर जैसा कि आकाश भाई ने बताया कि फर्स्ट ईयर का हम एग्जाम देने के बाद हमें पता चल जाता है ठीक कि हमारा पैटर्न क्या है। बिल्कुल ठीक, आप तो सर वीडियो में तो हमें बता ही देते हो, ठीक कि एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देन हाँ मानता हूँ ये भी कि कहते हैं अपना गूगल मतलब साइड पे उनके साइड पे क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, उसके थ्रू भी बहुत से स्टूडेंट देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह का नहीं आता है। बट कहते हैं ना कि हमें मतलब क्लियरली जो होता है ना ठीक, वो हम जब पेपर हम फर्स्ट टाइम दे देते हैं उसके बाद ही हमें क्लियर होता है। बिल्कुल। और दूसरी बात सर ये रही कि मतलब सजेशन क्या देना है, तो बच्चों को मैं यही कहूँगा, सारे जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी ज्वाइन है और जो न्यू स्टूडेंट जो भी ज्वाइन हो रहे हैं या फिर ज्वाइन होने वाले हैं, जो कर रहे हैं, मैं चाहे हमारे से हो या ना हो, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ कि आप नोट्स तो तैयार करो ही करो। बिल्कुल बताया कि हाँ कुएं के मेढक बिल्कुल ना, बिल्कुल ये सबसे मेन चीज़ है। हाँ कुएं का मेढक तो कभी लाइफ में बनो, और दूसरे के नोट्स के पीछे कभी भागो। बिल्कुल अगला किसी देखो कुछ भी है, माइंड सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता बिल्कुल है, सही बात हर है, किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल अगर कोई 10 पॉइंट सोचता है ठीक, तो हाँ दूसरा बंदा आपसे 12 पॉइंट भी सोच सकता है, बिल्कुल सही बात है, नहीं सोच सकता है। बिल्कुल ठीक, तो उसी तरह मतलब कि वो ना हाँ अपना नोट्स बनाओ ठीक, आपको जो भी जहाँ से मटेरियल मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि मटेरियल नहीं, रिसीव सब जगह से करो। बिल्कुल अगर आपके पास आपको लगता है कि यहाँ से ऑकवर्ड है मेरे लिए, बिल्कुल बेटर है मेरा ठीक, तो आप सब जगह से मटेरियल रिसीव करो। बिल्कुल बट उन सब में से आप अपना सबसे अपना बनाओ, क्या है नोट तैयार करो अपना। बिल्कुल वो सबसे मेन चीज़ है। आप हाँ ये सबसे मेन चीज है, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा सर कि हाँ वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ ठीक, नोट्स बनाने के साथ साथ तैयारी भी अच्छी करो। चलो लास्ट में यहाँ पे आकाश और अभी मैं एक लास्ट में यहाँ पे एंड करते करते एक पूछना चाहूँगा आप सबसे कि दीन अप के लिए कुछ सजेशन, दीन अप के लिए कुछ टिप्स देना चाहो तो आप क्या दोगे मेरे लिए? दीन अप के लिए अगर कुछ टिप्स देना हो आपके पास, अगर मैं पूछूं कि मेरे लिए कुछ टिप्स हो, दीन अप के लिए कुछ टिप्स हो, तो क्या दोगे आप? दीन अप के लिए मैं बोलूँ सर मैं कोई टिप्स दे नहीं सकता, क्योंकि दीन अप मतलब एट अ टाइम पे दीन अप ने सबसे ज़्यादा मतलब हेल्प किया है, सारे स्टूडेंट को किया है, मैं ये नहीं कहता। क्योंकि प्राइवेट के तौर पे अगर देखा जाए तो हाँ प्राइवेट तौर पे किसी को क्लासेस भी नहीं लगते ना कुछ, कोई भी पर्सन ठीक
हम एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक, एमए हम सिर्फ हिस्ट्री का नहीं लेता, मैं सिर्फ किसी लेता हूँ, ऑल ओवर सब्जेक्ट। प्राइवेट बहुत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको मटेरियल प्रोवाइड कर पाना ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। और डीन ने अपने सबसे हमें फायदा पहुंचाया है, हमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, एक हमारे लिए डीन अब सबसे बेस्ट रहा है। आकाश, आपका क्या मानना है? डीन अब को सब कोई ज्वाइन करो, एक ज्वाइन करो, और क्या कहते हैं, मतलब यहाँ सबको बेनिफिट है, कोई नहीं कहता कि यहाँ लॉस है, लॉस तो 1% भी नहीं, बेनिफिट सबसे ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आकाश, आपका क्या मानना है, क्या सजेशन देना चाहोगे अगर आपके पास मौका है सजेशन देने का, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट्स के टिप्स देने का, आप क्या देना चाहोगे? सर देखो, मैं वैसे तो आपको एक बात बताता हूँ कि जैसा कि मेरा अपना मानना है, बिल्कुल सर, जैसे कि इग्नू में जब मैंने एडमिशन लिया था 2020 में लिया था, और सर 20 की मैंने मतलब कि 2019 का सेशन 2019 के दिसंबर में मैंने एडमिशन लिया, और सर 2020 में आपको पता है 2020-21 कोविड पूरा ऐसे खत्म था। ना सर वो जो भी गूगल मीट पे ना क्लासेस थी, ना फिर आप ऑफलाइन जाके ले सकते थे, मतलब कि सर 2 साल तो आपके ऐसे चले गए, पता ही चला। बिल्कुल। फिर इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किए कि 2021 के दिसंबर में लेंगे, हाँ। फिर उन्होंने दिसंबर में ना लेंगे, फिर इन्होंने मार्च में लिए। हाँ, मार्च में लिए। काफी दिक्कत हुई थी सर, बट अच्छा हुआ कि हमने गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च किया, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिला। बाकी सर दीन आपको वैसे इम्प्रूवमेंट की तो इतनी जरूरत है नहीं सर, आप कर लोगे मुझे पता है। बाकी एक ये है कि सर कि आपका जो इजी वही लैंग्वेज है ना सर, इजी लैंग्वेज है, वो काफ़ी अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि सर ये ऐसे ही बना रहे ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। और जो सर वैसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपने जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें अपना कोई पर्सनल नंबर नहीं देता या फिर अपनी जैसे पर्सनल चीज़ें नहीं देता सर। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल। आप सर आप प्रोवाइड करवा देते हैं, फिर आप काफ़ी स्टूडेंट से काफ़ी कांटेक्ट भी करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपको कोई फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट था, उसने 3 क्वेश्चन पुट अप कर दिए, बाकी 2 क्वेश्चन की जगह नहीं बची। तो सर काफ़ी अच्छा लगता है कि अपनापन सा लगता है। जैसे कि अब मैं आपको एक जैसे स्कूल टाइम में जैसे कुछ टीचर होते थे सर, वो ट्यूशन तो पढ़ाते थे बट सर वो पैसे लेते थे। बिल्कुल पैसे लेते थे। और आज कॉलेज में तो सर आपको पता है कि सर प्रोफेसर की फीस काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे करोल बाग में भी काफ़ी ट्यूशंस हैं, काफ़ी टफ है सर, बहुत हाई फीस है। आम आदमी तो नहीं कर पाएगा सर अफोर्ड। मैं अपना फर्स्ट इंसिडेंट बताऊँ तो क्या हुआ, एक बार जब मैं एमए हिस्ट्री के लिए गया, इनरोल किया, ठीक है, तो मैं अपने पापा से बोला कि पापा मैं एमए हिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो एक प्रोफेसर है वो पढ़ाएंगे, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं मुखर्जी नगर गया प्रोफेसर से पढ़ने के लिए। वो उस समय यूपीएससी की तैयारी करवाते थे, बट वो डॉक्टरेट थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में वो हिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। तो और मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करवाते थे। तो मैं उनसे मिला, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे मतलब हेल्प करो, मुझे एमए हिस्ट्री करना है, मुझे पढ़ा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला 12,000 लगेगा। तो मैंने कहा 12,000 ठीक है दे देंगे। मुझे लगा पूरा कोर्स का 12,000 है, वो एक क्लास का उन्होंने 12,000 लिया था, ठीक है। क्लास ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे चली, मैं बहुत मज़े से पढ़ा। 4 घंटे पढ़ने के बाद ना कहते ठीक है बेटे 12,000 जमा कर दो। मैंने कहा सर महीने बाद दूंगा ना, या कोर्स के बाद दूंगा ना। कहते नहीं, एक क्लास के 12,000 है मेरे। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा मैं फंस गया हूँ, 12,000 भेजो। हाँ जी की हैगा, नहीं तो जाने नहीं देगा बंदा मुझे, ठीक है। फिर आते हैं भाई, तो मैंने रिक्वेस्ट करी सर इतना तो नहीं हो पाएगा, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इतना। तो कहते आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो फिर आपको सोचना चाहिए था पहले। वो बहुत ज़्यादा ना लगा दिल में यार कि अगर पैसे नहीं है तो आप ले नहीं सकते, अगर पैसे नहीं है तो आप कर नहीं सकते। और पता है, अगर जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले पूछा भी था कि क्या हमें पेड क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, तो मैं सच कहूँ तो मैं ना इसके खिलाफ हूँ पेड क्लासेस के। मुझे ना पसंद नहीं है कि पैसे लिया जाए, ठीक है, क्योंकि यार किसी को हम नॉलेज दे रहे हैं, किसी को हम ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए क्या पैसा मांगना किसी से, ठीक है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि अगर जो भी चीज़ हम दे रहे हैं ना, तो उसकी ना कीमत समझनी चाहिए लोगों को। आपको दीन अब पर फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। मैं मान सकता हूँ कि कई जगह पर मुझसे गलती हो सकती है, क्योंकि कोई मैं डॉक्टरेट हूँ नहीं, कोई मेरे पास डिग्री है नहीं ऑफिशियली। मैं खुद एमए हिस्ट्री पढ़ा हूँ, एक तरह का बस मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी किताब का है, जो भी बुक का है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं बस शेयर करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को ऐसे कर लो यार, इससे ऐसे बनेगा, इस वाले चैप्टर के अंदर में ये, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पढ़ा नहीं रहा किसी को मैं। सिंपल सी बात। अगर आप उसी चीज़ के लिए, उसी एक्सपीरियंस के लिए अगर पे करने लग जाओ ना, तब आपको उसकी कीमत समझ में आएगी। पर लोग बिना पे किए उसको मिल रहा है, पर वो उसकी कीमत नहीं समझते। कई जगह पे मुझे ऐसा दिखता है कई बार, ठीक है, दीन पे वीडियोस डाली जाती है, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, फिर ऐसा लगता है डिमोटिवेशन होता है अंदर अंदर से, मन में लगता है यार क्या छोटा हटा क्या डालना, ठीक है। बट फिर भी होता है कि चलो यार, मेरे माइंड में रहता है कि भले ही इतने बड़े नंबर हो दीन के ऊपर में,
इतने सारे स्टूडेंट्स हो तो मुझे सबसे मतलब नहीं है। देखने वाला अगर एक स्टूडेंट भी, अगर उसके ऊपर एक स्टूडेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ वीडियो। लास्ट टाइम अभी मतलब 2-2.5-3 महीने पहले अभिराज ने मुझे फ़ोन किया था, ठीक है, कहा रात में इसी समय फ़ोन किया था इन्होंने और मुझे बोला सर आप इस पर वीडियो बनाओ, मुझे ना बहुत ज़रूरत है, आप करोगे इस पर ईजिली हो जाएगा। मैंने फिर इनको बोला कि मैं ट्राई करूँगा कि आज से ही वर्क करूँगा और मैं ट्राई करूँगा बनाऊँ। और सिर्फ एक सिंगल कॉल था, एक सिंगल कॉल के लिए मैंने पता है अपने पूरे दिन शेड्यूल को चेंज किया, क्योंकि मुझे ना मन नहीं कर रहा था बनाने का। बहुत टाइम से मैं महीने 1.5 महीने से बना ही नहीं रहा था। पूरा शेड्यूल चेंज करके टाइम निकाल कर मैंने, क्योंकि तैयारी करना होता है और नॉन स्टॉप 3-4 घंटे बोलने होते हैं। तो चलो 2 क्वेश्चन पेपर तक तो याद रहेगा, 3 क्वेश्चन पेपर भी याद रहेगा, पर 12-13 क्वेश्चन पेपर के कई बार होता है ना कि आप ना लैब भूल जाओगे कि यार बोलना क्या था यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए प्रिपेयर करना मतलब ऑलमोस्ट 12-13 दिन का टाइम लग जाता है। मैंने पूरा शेड्यूल चेंज किया बस एक स्टूडेंट के लिए। वो मुझे पता है कि उससे इम्पैक्ट बहुत को होगा, बट मेनली जो मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे सोर्स दिया, वो एक स्टूडेंट था, ठीक है। इसी तरह करके कई बार होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो सामने से बोलते हैं कि सर ये कर दो, तो उस चीज़ के लिए। और पता है जो दीन अब पे मैं वीडियो बनाता हूँ या जो भी है आपकी हेल्प कर रहा हूँ या जो भी कॉल्स के थ्रू होता है, तो मुझे कई बार ना मैंने फंसा हूँ उस जगह पे कि कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं था, कि यार कोई बताने वाला कि यार ये इस तरह कर लेगा ना तो तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके कारण से ना जब उसके लिए मुझे पे करना पड़ा ना, 12,000 एक बार में मुझे देना पड़ा, ठीक है। मेरे फादर के उस टाइम पे उतनी सैलरी नहीं थी जितनी उन्होंने पे कर दी थी मेरे लिए, 12,000 रुपये एक बार में, ठीक है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि यार 12,000 उस बंदे ने लिया, ठीक है, क्या बेनिफिट है यार तेरे लेने का। और पता है अभी मेरा दिल करता है ना कि कभी मैं उसके इंस्टीट्यूट में जाऊँ, मैं उनको बोलूँ कि सर जितना आपके क्लास में बच्चे नहीं ना, उससे ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं यूट्यूब पे, उतने लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ऐसा बोलने का दिल करता है। बट वो अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाया उन्होंने, उनके कारण से ये मोटिवेशन रहा उनकी, मतलब उनको थैंकफुल भी फील होता है कि यार उनके कारण से आज मैं इतने सारे लोगों को हेल्प कर पाता हूँ, इतने सारे बच्चों की मदद कर पाता हूँ। तो ये भी रहता है। तो नॉर्मली मैं तो सबको यही बोलूँगा यार, जितने भी स्टूडेंट है, बी पॉजिटिव, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। कोई टफ नहीं है, कोई एग्जाम कोई टफ नहीं होता। अगर आपने तैयारी कर लिया तो ईजी है, तैयारी नहीं किया तो टफ है, सिंपल सी बात है। अगर खाना अच्छा बना है तो टेस्टी है, नहीं बना अच्छा तो टेस्टी नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे सब कुछ तैयारी के ऊपर में यार। और जब तक आप ना बुक से फ्रेंडली हो सब कुछ ईजी लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। बुक से फ्रेंडली नहीं हो सब कुछ टफ लगेगा, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो कॉल एंड होता है, ठीक है। यहीं पर हम अपना एंड करेंगे आज का सर। एक सजेशन था। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे कि आप 5 इयर्स के क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, हाँ। जिसमें कि सर मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई टॉपिक आप बना रहे हो ना, तो जैसे सर अभी जैसे हम फेस टू फेस आपको देख के आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो कभी कभी सर जब सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, तो सर वो फील नहीं आता कि है ना, थोड़ा सा बोरियत अच्छी लगती है, मगर उतनी नहीं। मैं चाहता हूँ जैसे कि आप लाइव हो, जैसे इस तरीके से हो, आपको देख के हम सुने, या आप मतलब कि समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल यार, उस तरीके की अगर पता है क्या, आप तो मैं जैसे अभी तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे तरक्की किया हमने, राइटिंग पैड में बना रहा होता हूँ। आप ना BA प्रोग्राम की कुछ दिन पे वीडियोस डली होंगी, बहुत पहले की वीडियो, ठीक है। तो उसमें देखोगे जब मैं ड्यू को पढ़ा रहा था BA प्रोग्राम का, ठीक है, तो मैंने 1 साल के अंदर में ना 3 ईयर क्लियर करवाए थे, ठीक है, उस समय पे। तो उस समय पे मैं क्या करता था, एक मेरे पास कॉपी थी, वो मेरी एक स्टूडेंट आती थी घर पे, मैंने उसे छीना था, मतलब उसमें ना वो ड्राइंग बना रही थी, पढ़ने के लिए आई थी हमें हिस्ट्री, वो ड्राइंग बना रही थी। मैंने कहा बाबू ये ड्राइंग छोड़, कॉपी रख यहाँ पे उजागर, ठीक है, कल से आ मत जियो क्लास में, ड्राइंग बनाने के लिए थोड़ा तेरे पापा पैसे दे रहे, तू यहाँ पैसे भेज रहे। मैंने उसको भगा दिया इस तरह करके। तो अच्छी स्टूडेंट है, आज अच्छे जगह पे वर्क करती है, MA हिस्ट्री उसने किया, ठीक है, न्यूज़ एंकरिंग, न्यूज़ चैनल के लिए वर्क करती है, वहाँ पे आर्टिकल लिखती है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर में चेंजेस आए वहाँ पर। तो उसकी कॉपी जो थी, मैं क्या करता था, एक अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उस पर पेंसिल से लिखता था, और मेरी राइटिंग इतनी माशाल्लाह है ना कि वो किसी को समझ में नहीं आनी। तो मेरा मोटिव ये रहता है ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आनी चाहिए, राइटिंग को छोड़ो, वो अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा मैसेज है ना, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो पर धीरे धीरे ना, जो आकाश आपका जो सजेशन है ना, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं फेस लेकर आऊँ सामने, जिससे आपको ईजिली समझ में आए, चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, ठीक है, जिससे ईजिली समझ में आए। क्योंकि हिस्ट्री ना, जब तक यार हम ये माइंड में रख के चलेंगे ना, बोरिंग है यार, बोरिंग है, सबसे सुनते रहेंगे ना, तो बोरिंग ही लगेगा। अगर एक बार हमने ये कर लिया ना कि यार बोरिंग नहीं है, तो ठीक है, फिर तो मज़ा आ जाता है, फिर तो इंटरेस्टिंग लगता है। ये एक और सब्जेक्ट के बारे में ऐड करूँगा यहाँ पे, MHI 010 जो आपका MA हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर का, वो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत टफ है, ये मान के चलो। रीज़न क्या है ना, क्योंकि उसमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है
क्या बोल रहा है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपका फेवरेट बताओ, तो मैंने वही बोला यार MHI 010। तो बोला सर वो फेवरेट कैसे है आपका, मेरा तो टफ है, सबसे सब्जेक्ट तो वही टफ है, सबसे बेकार बुक तो वही है, मैं तो कभी उसको पढ़ना ना चाहूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे भी ना किसी ने यही बोला कि सबसे टफ बुक वही है, तो मैंने क्या किया कि ना पूरे टाइम मैंने इसी को पढ़ा। अब वो सबसे ईजी बुक वही लगता है मुझे, बाकी सारे टफ लगते हैं क्योंकि मैंने पूरा टाइम उसी को दे दिया। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा भाई ऐसा था क्या। तो नॉर्मली मैं कहूँगा ना कि जब आप किसी चीज़ से दोस्ती कर लोगे ना, किसी चीज़ को समझ लोगे तो वो आपको ईजी लगेगा। अगर नहीं समझोगे, नहीं टाइम दोगे तो टफ लगना है यार, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये है। तो बस यहाँ पे एंड करते हैं अपना कॉल। ठीक है, बहुत टाइम आपने दिया अपना, जो भी कीमती टाइम, उसके लिए थैंक यू सो मच आप दोनों स्टूडेंट्स का। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मैं सबको बुलाना चाहता था। ठीक है, बट नॉर्मली था कि हमें एक ऐसा बातचीत करना था कि जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते थे। उसके लिए मैंने अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोला नहीं। नेक्स्ट किसी कॉल के अंदर में और स्टूडेंट्स को लेंगे, उनके एक्सपीरियंस को भी जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए आप दोनों का। आपने इतना अपना बेस कीमती टाइम दिया मुझे। सबसे कीमती चीज़ लाइफ के अंदर में टाइम होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप दोनों को। आप 2.5 घंटे वीडियोस बनाते हैं, हमारे लिए टाइम देते हैं सर, ये उसके आपने 0.1% भी नहीं है। कोई नहीं, थैंक यू सो मच आपको फिर भी। बिल्कुल आपके पास सर, आपके लिए मतलब आपके लिए हमने इतना टाइम दिया सर, ये इतना हमने कोई बड़ा नहीं किया सर। हाँ आपने सर बोला, देन आप सर ये भी तो देखो सर, आप कितनी मेहनत करके आप हमारे लिए सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हो सर। थैंक यू सो मच यार आपके इस प्यार के लिए। ठीक है, और नॉर्मली क्या है ना, बड़कपन है सर आपका। चलिए ठीक है, आप अपना ये जो वीडियो है ना आप यूट्यूब पे देख पाओगे। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, वो भी आपके एक्सपीरियंस को जानेंगे। ठीक है, आपको वो देख पाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, थैंक यू सो मच अब मेरी तरफ से उन सबको भी बोलना, जो भी देखने वाले ना वीडियो, जिनको वीडियो शेयर करोगे ना, वीडियो के लिंक प्लस में थैंक यू जरूर भेजना। ठीक है, अपनी जो वीडियो है ना उसको भेजोगे ना तो उसको नीचे में थैंक यू लिखना। थैंक यू जब पूछेगा ना रिप्लाई में थैंक यू क्यों, तो बोलना मेरी तरफ से थैंक यू है, दीन अप की तरफ से थैंक यू है कि वो वीडियो आज हमें ये मौका मिला कि हम बना रहे हैं एक वीडियो और बनाकर हम आगे मैसेज दे रहे हैं किसी को। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना दीन अप के दूसरे चैनल पे डलने वाला है, तो उसको भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इसका रीज़न ये है ना, दूसरे चैनल का रीज़न क्या है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कुछ समय पहले, जब मैंने उसको कॉल के लिए इन्वाइट किया था, तो उसने बोला कि सर क्या आप हमारे कॉल से, हमारी वीडियो से पैसे कमाने वाले हो। तो मैंने उसको बोला नहीं, पैसे नहीं कमाने वाला मोटिव अर्निंग नहीं है। अगर अर्निंग होती तो मैं दीन अप पे डालता, वहाँ पे यूट्यूब मुझे पैसे देता। अर्निंग मोटिव नहीं है, इसलिए मैं दूसरे चैनल पे डालूंगा, वहाँ पे मैसेज देना है मुझे लोगों को कि ये चीज़ें हैं। अगर अर्निंग करनी होती तो मैं अपनी वीडियो बनाता, अपनी वीडियो बनाकर डालता पैसे। दूसरी वीडियो से अर्निंग नहीं करनी है तो उसके लिए दूसरी जगह डाल रहे हैं। तो ये भी बोलना, जब भी लिंक भेजोगे ना किसी को, नीचे में थैंक यू जरूर ऐड करना, बाय द दीन अप। ठीक है, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को, सभी व्यूवर्स को, सभी आपको, सभी फैमिली को, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। ठीक है, लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर के साथ में आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।